फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। और आज की किस्त बिल्कुल न मिस कीजिएगा, इसलिए कि आज मैं आपको बड़ा ही मिजाहिया फौजी किस्सा सुनाता हूं कि जो मेरा अपना फौजी किस्सा है। तो हुआ यूं कि मैं उन दिनों उकाड़ा में पोस्टेड था। और जब उकाड़ा में मैं पोस्टेड था तो वहां पे उकाड़ा में हमारे एक जनरल साहब थे कि जिनको जनरल ऑफिसर कमांडिंग या जीओसी कहते हैं। 2 स्टार जनरल थे, नए नए प्रमोट हुए थे। और ये जो जर्नैल, मतलब आप फौज में जब सर्विस शुरू करते हैं ना, तो लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर तक आपका एक खास, मतलब वो कहते हैं कि एक एक ये दायरा होता है। और फिर वहां से वो आपको किसी ब्लैक होल में से गुजारते हैं और फिर आप जर्नैलों की गैलेक्सी में दाखिल हो जाते हैं। एक कायनात ही आपकी बदल जाती है, तो आप जनरल ऑफिसर बन जाते हैं। तो इसीलिए मेजर जनरल्स को मैं जर्नैलों का लेफ्टिनेंट भी कहता हूँ, क्योंकि ये बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, बड़े एनर्जी से फुल। मतलब ब्रिगेडियर तक बंदा थक जाता है, लेकिन जैसे ही आप उस पर जर्नैली लगाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे दोबारा से उसको अपने जवान कर दिया है। बाल सेट हो जाएंगे, मतलब हर हर चीज ठीक हो जाएगी। तो ये जो जनरल साहब थे, इनको बड़े अच्छे दबंग किस्म के ऑफिसर और बड़ी खौफनाक शख्सियत। खौफनाक शख्सियत इस लिहाज से कि भाई काम पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और इनकी शोहरत थी कि जनाब या होगा तो या फिर आप जो है ना, मतलब इनसे टकराना पाश पाश होने के बराबर है। तो जनरल साहब जो हैं वो क्या कहते हैं इसको, चूंकि उकाड़ा में थे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ फौज की तारीख में, जिसको मिलिट्री हिस्ट्री कहते हैं, उसमें पढ़ा हुआ था, तो उसको वो जो है ना अपनी सोचों में, इमेजिनेशन में इम्प्लीमेंट करते थे। तो नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन वर्ल्ड वॉर 2 की, कि जिसमें बर्तानिया और जर्मनी के बीच में नॉर्थ अफ्रीका का जो थिएटर कहते हैं, कि उसमें जो उनका टकराव हुआ, उसमें एक जर्नैल थे कि जो बड़े मशहूर थे। उनका नाम रोमेल। और रोमेल इसलिए मशहूर थे कि भाई ये जो टैंक बैटल है, कम वसाइल के साथ जंग जीतना, मतलब उनकी एक रोमांटिक सी शख्सियत बनी हुई थी। और रोमेल की खूबी ये थी कि वो अपने ट्रुप्स को ही वुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। और जब लीड फ्रॉम द फ्रंट करते थे तो उनकी पिक्चर्स बड़ी मशहूर थी, कि जिसमें जीप में रोमेल बैठा हुआ है और उसने वो जो जिस तरह ग्लासेस होती है ना, आप तो ये रे बैन की और इस तरह की, मतलब टॉम फोर्ड वगैरह की ये जो सन ग्लासेस पहनते हैं, तो वो जो है खोपे उनको फौज में कहते हैं। तो वो खोपे पहनता था। खोपे इसलिए पहनता था कि डेजर्ट के अंदर ये जो फैंसी किस्म की सन ग्लासेस हैं, ये नहीं चलती। रेत बहुत आपके मुंह पे पड़ती है। तो फिर जिस तरह ये जो स्विमर्स ने वो गॉगल्स पहनी होती है ना, तो वो इस तरह के गॉगल्स उसने पहने होते थे। तो फौज में उनको खोपे कहते थे। तो वो पहन के, और जनाब आप जा रहे हैं 50 60 70 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से, आगे से रेत के जो है ना तूफान आ रहे हैं, और वो रेत आपके मुंह से टकरा रही है, लेकिन आपने सिर्फ अपनी आंखों को बचाया हुआ है, वो इसलिए कि ज़ाहिर आंखों में रेत चली जाए तो नजर नहीं आता। और जो जनरल साहब के साथ बैठे होते थे उस गाड़ी में, वो कहते थे कि जनरल साहब खुद तो रेत खा रहे या नहीं खा रहे, लेकिन हमें मनों टनों के हिसाब से जो है ना रेत खिला के वापस लाते हैं। और जनरल साहब को बड़ा शौक था कि जब वापस पहुंचे तो जनाब मिट्टियों मिट्टी हुए में और सारे, मतलब पहचाना ना जाए, जिस तरह वो कहते हैं ना कि मिट्टी के भूत, तो बिल्कुल पहचाना ना जाए कौन कौन है कौन क्या है। और जनरल साहब कहते थे, हाँ भाई कोई मसला तो नहीं है, सब ठीक है। तो सारे हाँ सर बिल्कुल ठीक। तो ये जनरल साहब की, जनरल आगा उनका नाम था। तो जनरल आगा साहब जो है वो बिल्कुल लिहाज नहीं करते थे। तो हुआ यूं कि एक दिन उन्होंने इसी तरीके से कोई इवेंट रखा हुआ था, तो वो देखने के लिए मुल्तान से जो कोर कमांडर हैं 3 स्टार, तो उन्होंने आना था। तो जब उन्होंने आना था तो ज़ाहिर है वो मुल्तान से हेलीकॉप्टर में आ रहे थे। और जब हेलीकॉप्टर में आ रहे थे तो फिर उसकी तरतीब ये होती थी कि जहां पे हेलीपैड बना हुआ है, वहां पे रेडियो कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, इस तरह के सारे मामला होते थे। तो वो मामला देखने के लिए मेरी ड्यूटी लगी। और मैं वहां पे जो है वो ड्यूटी ऑफिसर था। तो जब मैं वहां पे गया तो थोड़ी देर के बाद सब चीजें हमने सेट कर ली। तो थोड़ी देर के बाद जनरल साहब ये डिव का बाकी स्टाफ आ गया, फिर जनरल साहब आ गए। और फिर ये तमाम लोग, जिसमें जिसको कहते थे कि जीओसी की काबीना, कि जिसमें तीनों ब्रिगेड कमांडर, उनका कर्नल स्टाफ, उसके बाद उनके कर्नल ऑप्स, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस के कर्नल साहब, फिर G2s, ये सारे खड़े हुए, एडीसी, जहां साहब की अपना जो गनमैन ड्राइवर, ये वो सब कुछ वहां पे खड़े हुए। तो वो अभी अपने गप्पे लगा रहे हैं। तो थोड़ी देर में जनरल साहब ने देखा, तो शायद उन्होंने किसी से पूछा कि भाई वो रजा तो नहीं है। और मेरी जनरल साहब के साथ शनासाई ये थी कि डिव हेडक्वार्टर में या कहीं आते जाते किसी मीटिंग के दौरान या वैसे एक दो बार जनरल साहब की और मेरी किसी मामले के ऊपर हल्की फुल्की बहस हुई थी। और
जनरल साहब ने, और मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि मैं दरख्त के पीछे छुप के बैठने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कि मैंने कहा जनरल साहब ना मुझे देखें, आज का दिन है, चैन से गुजर जाए। फौजी की जिंदगी में यही होता है कि आज सुबह हुई है, खैर खैरियत से ये सारा कुछ हो जाए, मैं घर जाके या अपने कमरे में जाके सो जाऊं। तो मैं इसलिए दरख्त के पीछे जो है वो अपने आप को जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना, ऑर्डर करने की या पर्दे के पीछे जाने की कोशिश कर रहा। तो वो किसी ने कहा कि जी सर, तो उसने, जहां साहब ने कहा ब्लाउज को, तो वो जनाब आ गया ऑफिसर, उनका एडीसी जो है मेरे पास। उसने कहा सर जीओसी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और मैंने टोपी शोपी सीधी की, अपनी बेल्ट शर्ट वर्दी सही की, और मैं आपके गया दौड़ता हुआ, और मैंने जाके सर को सल्यूट किया। तो मैंने कहा सलाम सर, उनका वालेकुम, हाँ जी कैसे हो? मैंने कहा सर ठीक ठाक। उन्होंने कहा सब ठीक है? मैंने कहा सर सब ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बताओ, अच्छा उन दिनों, ये मैं आपको बताना भूल गया कि उन दिनों रेडियो कम्युनिकेशन का मसला चल रहा था, और उसके ऊपर बड़ी लय दय हो रही थी। एक इवेंट हुआ था जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन नहीं चला, और उसके ऊपर जनाब बड़ा हंगामा और रोला रप्पा मचा। तो जैसा ने मुझे समझा ये रेडियो कम्युनिकेशन ठीक है? मैंने कहा जी सर ठीक है। तो उन्होंने कहा आर यू श्योर? मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा तुम मेरी मुल्तान बात करा सकते हो? मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा हाउ मच टाइम डू यू वांट? तो मैंने कहा सर 10 से 15 मिनट में मैं कम्युनिकेशन वहां के साथ एस्टेब्लिश करूंगा। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल साहब ने ना, और उनकी सारी काबीना उनके सामने खड़ी हुई है, वो मैंने आपको बताया, तीनों ब्रिगेड कमांडर, कर्नल स्टाफ, G1 ऑप्स, G1 आई, और साथ जो G2s वगैरह सारे खड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है इस तरह करके कहा कि बेटा जी, वो उनकी एक आदत थी, वो कहते थे बेटा जी। तो उन्होंने कहा बेटा जी यू हैव 4 मिनट्स, ठीक है? मैंने कहा राइट। तो उन्होंने एडीसी को कहा कि मेरी गाड़ी मंगवा लें। तो जैसा की गाड़ी में रेडियो लगा होता था, वो जनाब उधर से गाड़ी आ गई, ड्राइवर भी ऐसे फुर्तीले होते थे कि फटाफट वो गाड़ी ले आए। तो उसमें से रेडियो ऑपरेटर उतरा, मैंने उससे कहा कि भाई रेडियो है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा ऑन करो, उसने ऑन शन किया। अब हम मुल्तान कॉलेज बुला रहे हैं, और मुल्तान से आगे कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तो खैर पता किया तो पता चला कि उस्ताद को ना वो वड्डी नेचुरल कॉल आई हुई है, इसलिए वो वड्डी नेशनल कॉल अटेंड करने गया हो। हमने उसका पैगाम पूछा है कि हजूर जो नेचर के सबसे बड़े हैं ना, वो इस टाइम पे यहाँ पे बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज आ जाएं अपनी नशिस्त के ऊपर। तो बहरहाल वो आ गया, रेडियो ऑपरेटर जो दूसरी साइड पे था मुल्तान में, हमारी कम्युनिकेशन हो गई। और होने के बाद मैं वहां से गया और मैंने जाके सल्यूट किया, वही सारी काबीना खड़ी हुई। तो मैंने कहा कि सर, उन्होंने कहा यस। मैंने कहा कि सर वो मुल्तान के साथ कम्युनिकेशन थ्रू है, जो फौजी तरीका होता है बताने का कि जी बात हो रही। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने एडीसी को आके जाके चेक करे। एडीसी ने चेक किया, वो वापस आया, उसने कहा सर मुल्तान लाउड एंड क्लियर है। तो उन्होंने गुड। तो उन्होंने कहा कि बेटा जी हाउ मच टाइम यू हैव टेकन, और यहाँ पे शुगर लगा। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई आपने कितना टाइम लिया है मुल्तान के साथ कम्युनिकेशन थ्रू करने में, तो मैंने कहा सर कोई 12 मिनट्स, 10 12 मिनट्स, 12 मिनट्स, कि मैंने 12 मिनट लिए होंगे। तो जनरल साहब ने वहां पे एक जुमला कहा, और उन्होंने कहा कि बेटा जी वी हैव लॉस्ट द वॉर, कि बेटा हम जंग हार चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको 4 मिनट दिए थे, आपने 12 मिनट में कम्युनिकेशन दिया, तो हम तो जंग हार चुके हैं, मतलब नॉट गुड। और वहां पे आपके ये मनमोजी भाई ने एक जुमला कहा कि जिसके बाद हमारी ऐसी दुर्गत लगी कि मैं आपको क्या हूं। तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि सर प्लान अकॉर्डिंगली। प्लान अकॉर्डिंगली का मतलब, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही मैंने ये कहा तो जनरल साहब की तो थोड़ी सी वो चौंके ही चौंके, एक आधे की तो डायरी नीचे गिर गई, पेन भी नीचे। तो उन्होंने कहा बेटा जी क्या कहा है आपने? और मैंने ये कहा था कि सर आप, तो मैंने कहा सर आप ऐसे प्लान करें, कि इसके मुताबिक प्लान करें कि मेरे 12 मिनट की वजह से आप जंग ना हारे। वो इसलिए कि फिल वक्त मैं 12 मिनट में कम्युनिकेशन दे सकता हूं, मैं 4 मिनट में नहीं दे सकता। तो आप जंग को ऐसे तरतीब दें कि मेरे 12 मिनट की वजह से ना हारे, या जब तक कि मैं 4 मिनट पे नहीं आता। जज साहब ने कहा वेल डन। और एक आदि मुझे आवाज आई कि रजा, कि भाई ज्यादा ना बोलो। वो जिस तरह होते हैं जर्नैल के दो चार ज्यादा चाहने वाले। तो जज साहब कहते नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा दैट्स व्हाई आई लव इट। उन्होंने कहा इसी वजह से मुझे इससे प्यार। उन्होंने कहा बेटा जी तुम्हारी एक ही मुझे बात है ना बड़ी पसंद है कि तुम सीधी बात करते हो। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ आ गई तुम्हारी बात। तुमने क्या क्या प्लान अकॉर्डिंगली। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब इस तरह है रजा कि या मैं 12 मिनट पे जंग लेके जाऊंगा जिस तरह तुम मशवरा दे रहे हो, तो या कम्युनिकेशन 4 मिनट पे आएगी, ऐसे ही है ना? मैंने कहा yes। उन्होंने कहा बस ठीक। तो
جاؤ انجوائے کہ مزے ٹھیک. میں نے سلوٹ شلوٹ کیا، میں واپس آ کے بیٹھ گیا. اتنے میں وہ جو کور کمانڈر آنے تھے ملتان سے وہ آئے جناب، ان کا وزٹ شزٹ ہوا، اللہ خیر صلی اللہ دن گزرا، اور میں جناب دوپہر 2-3 بجے کے قریب واپس اپنی یونٹ کی طرف گیا. جب میں یونٹ گیا تو وہاں پہ ایک ہڑبوم مچا ہوا، ٹھیک ہے، اور میں نے دیکھا کہ میرے کرنل صاحب جو ہے وہ باہر نکل کے گراؤنڈ کے اندر ادھر ادھر لوگوں کو، کسی کو کچھ سنا رہے، کسی کو کچھ سنا رہے، اور پھر وہ اونچی اونچی آواز میں کہ وہ کدھر ہے وہ رضا. اور وہ صاحب سے پوچھے کہ کیا کہا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا سر وہ نہیں ایگزیکٹ مجھے لفظ بتاؤ کہ جو اس نے کہے جنرل کو. ٹھیک. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ایڈیٹر نے لکھے ہوئے تھے. اس نے کہا سر رضا نے کہا ہے پلان اکارڈنگلی. انہوں نے کہا یہ منوس یہ انگلش کی باتیں یہ کدھر سے نکال کے لکھا. بہرحال سر آرڈر آ چکے تھے میرے یونٹ پہنچنے سے پہلے. وہ فوج میں کہتے ہیں ٹل فردر آرڈرز، جس کا اردو ترجمہ بنتا ہے تا حکم ثانی، کہ جب تک کہ نیا آرڈر نہ آئے، کہ ٹل فردر آرڈرز آپ ملتان کے ساتھ کالیں ملاتے رہیں، ان کے ساتھ ریڈیو کمیونیکیشن کرتے ہیں، جب تک کہ آپ، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر بار دھاگا سوئی کے منکے میں سے گزرے، جب تک کہ 4 منٹ میں آتھینٹک کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اور اس کے بعد صبح شام دوپہر 24 گھنٹے ہم بس وہی مشقیں کرتے رہے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگ جو ہے نا ان کی آنکھیں لال، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ سر کیوں، وجہ بتائیں کہ آپ کو مسئلہ کیا تھا. میں نے کہا بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، بس میرے اندر سے ایک آواز اندر سے ایک آواز، ایک آدمی میرے اندر رہتا ہے، وہ بولا اور بس میں نے کہہ دیا. تو انہوں نے کہا سر آپ نے کہہ دیا لیکن ٹل فردر آرڈرز. تو بہرحال جناب بڑی ہم نے جو ہے نا وہ کٹھن منزل گزاری، اور گزاری کے بعد تو تا اب یہ آرڈر ہوتا ہے. لیکن بہرحال بڑے دنوں کے بعد جا کے، جب تک کہ کوئی نئی بڑی چیز نہ آ جائے یا آپ اس لیول پہ نہ پہنچ جائیں، تو تب تک یہ جاری رہتا ہے. تو بہرحال پھر ہم جو ہے کافی عرصے کے بعد جا کے اس پہ تھوڑا سا جنرل صاحب نے جو ہے اس کو ریسپیکٹ کیا، وہ جو ان کی جو وہ چاہت تھی وہ ہم نے پوری کی. اور ظاہر ہے اب اگر یہ چوائس ہو کہ آپ نے، جنرل صاحب نے 12 منٹ پہ آنا ہے یا آپ نے 4 منٹ پہ آنا ہے، تو میرے سے آپ زیادہ سمجھدار ہیں کہ وردی میں رہتے ہوئے کون 4 منٹ کے اوپر آئے گا. تو یہ تھا ایک مزاحیہ قصہ جو مجھے بڑے ہی عرصے کے بعد یاد آ گیا، اور میں نے کہا کہ چلے میں آپ کو بھی سنا دوں. تو اسی لیے دیکھتے رہیے فوجی منموجی، اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. اب تو میں نے مان لیا آپ کی کہ کوئی شدید قسم کی بحثیں نہیں، بلکہ یہ شغل کی کہانیاں اور یہ مزاحیہ قصے اور ہلکی پھلکی گپ شپ. تو اس لیے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. اور آخر میں آپ ساروں سے بھی یہ کہوں گا کہ پلان accordingly.